राजधानी दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में आग लगी। अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। विवेक विहार इलाका है ये दिल्ली का, जहां पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है और जो वजह है वो हम सबको हिलाकर रख देती है। घर में एसी लगा हुआ था और एसी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए कितनी भीषण आग है। ये दिल्ली का विवेक विहार इलाका, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत जिसमें कई लोग रह रहे थे, अचानक से घर में लगे एसी में ब्लास्ट होता है और उसके बाद पूरी इमारत में आग फैलने लगती है। ये तस्वीरें आप देखिए। जो ताजा खबर सामने आ रही है वो ये कि 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। और ये 4 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 4 मंजिला इमारत जहां आग लग गई। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत की जानकारी है और मौके पर 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची मौजूद है। एसी में ब्लास्ट हुआ और उसी वजह से हादसा हुआ। दरअसल हादसे के बाद मौके पर स्थानीय पार्षद पहुंचे। स्थानीय पार्षद से बात की है हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने। सुनिए। कैसी आग लगी, क्या है, सिर्फ बातचीत के लिए हमारे साथ पार्षद हैं। क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारी है आपको? देखिए लगभग बता रहे हैं 3:30-4 बजे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और तुरंत उन्होंने कॉल करी फायर ब्रिगेड को और जितना समय लगता है आधा घंटा 15 मिनट 20-25 मिनट जो भी लगता है उतने में फायर ब्रिगेड आ गई। और जो फ्रंट के लोग थे, जो टोटल ये बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं, 4 आगे 4 पीछे, जो फ्रंट के लोग थे उन्हें सबको बचा लिया गया है। सेकेंड फ्लोर के बैक साइड में जो फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट जो बता रहे हैं हुआ था, उस फ्लोर पे कोई भी फैमिली नहीं बची। उस फ्लोर पे 5 डेड बॉडी मिली हैं जो इस कंडीशन में है कि आप बता भी नहीं सकते कि लेडीज़ है या जेंट्स है, इतनी जल चुकी। और थर्ड फ्लोर पे 1 डेड बॉडी मिली है और टॉप फ्लोर पे जो बता रहे हैं, देखा के आया हूँ मैं खुद ही, लोग जाते हुए 3 इधर आ जाए पीछे 3 लोग थे जो वहाँ पर निकलने की कोशिश की होगी। वहाँ ताला लगा हुआ था, वो निकल नहीं पाए, तो वो भी बेचारे 3 लोग कहाँ पर टॉप फ्लोर पे उन्होंने निकलने की कोशिश की होगी, बाहर निकलने की जाने की कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर ताला लगा हुआ था, वो नहीं निकल पाए। अगर ताला नहीं लगा होता तो मैं समझता हूँ सारे लोग बच जाते। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी9 भारतवर्ष दिल्ली। हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। शालिनी, वाकई दिल दहला देने वाला ये हादसा है। इतने सारे लोग एक साथ झुलस गए और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ पता चल पाया है, ये क्लियर हो गया है क्या कि जो हादसे की वजह रही वो एसी में हुआ ब्लास्ट ही था? इतनी जल्दी आग फैली पूरी इमारत में कि लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो 3:45 बजे के आसपास जो फायर ब्रिगेड को जो कॉल की गई थी वो वक्त था 3:45 बजे सुबह का। और चूँकि सुबह का वक्त लोग गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त आग जो लगती है वो सबसे पहले वो जगह देखिए जहाँ से आग की शुरुआत हुई। ये 2nd फ्लोर है और बाहर की तरफ को आप देखेंगे एकदम काला आपको जो नज़र आएगा, तो वहीं से आग की जो शुरुआत होती है और एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जाता है होता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और उसकी आग जो है वो आग की लपटें ऊपर तक जाती है, तो इसलिए आग जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ती है। पीछे वाले फ्लैट चूँकि आप देख सकते हैं कि वहाँ तक टीम जो आई थी फायर ब्रिगेड की टीम, उसको पहुँचने में पीछे तक वक्त लग गया क्योंकि आग तेज़ी से बढ़ रही थी ऊपर की तरफ को। इस वजह से वो पीछे तक समय से नहीं पहुँच पाए, इसलिए तमाम लोग अंदर फंसे रह गए और कुछ लोगों आगे की तरफ जो लोग रहते हैं वो तो किसी तरह से निकल गए, लेकिन जो पीछे जो लोग हैं उनके लिए वो ये वक्त जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा क्योंकि पीछे की तरफ को उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई कि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बहुत सक्रिय हैं। सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं कि लोग एक साथ निकल भी नहीं पाए। तमाम लोग धुएं की वजह से भी वहाँ पर उनका जो है ना दम घुटने लगा और वहीं पर बेहोश हो गए। और वो जगह मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहीं से आग की शुरुआत हुई थी और अभी तक वहाँ पर धुआं निकल रहा था। टीम लगातार अभी भी लगी हुई है कि अंदर कोई सर्च ऑपरेशन है कि कहीं अंदर कोई अभी भी फंसा तो नहीं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ इसलिए हैं यहाँ पर क्योंकि लगातार लोगों को अंदर से अभी भी निकाला जा रहा है। इसलिए मैं आपको वो तस्वीरें देखिए कि एम्बुलेंस की लगातार यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी ये कहना मुश्किल है कि सभी को निकाल लिया गया है कि इसलिए अभी
ये नहीं कहा जा रहा। और करीब 15 से 20 लोग जो है वो इस पूरे जो ये 4 फ्लैट आगे 4 फ्लैट पीछे जो है वो वहाँ पर रहते थे। उसमें से 9 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही है, बाकी के लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तमाम लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो ये इस परिवार के लिए आज का जो वक्त है, आज सुबह जो है वो आज कहेंगे कि आज सुबह का वक्त इनके लिए बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि पूरा कहेंगे तमाम परिवार जो हैं वो चले गए और बहुत सारे लोग यहाँ पर रोते बिलखते। उनके लिए तो शायद उनके लिए क्षण भर का वो वक्त था, क्योंकि शायद किसी को भी पता हो कि आग लग सकती है तो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा इसको लेकर सोचे कि कैसे बचाव करना है। लेकिन जब सो रहे हों उस वक्त अगर आग लग जाती तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि भागना कैसे है और कहाँ से जाना है। तो इसीलिए तमाम लोग शायद इसी वजह से निकल नहीं पाए। ऊपर की तरफ लॉक भी लगा हुआ था, इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए टॉप फ्लोर पर। तो लोगों के सामने इसीलिए ज़्यादा मुश्किल आई। आप देख रहे हैं कि लैडर से ऊपर जाने की कोशिश किस तरह से की होगी फायर ब्रिगेड की टीम में, वो भी तस्वीरें देखिए कैसे वो आगे से पीछे की तरफ गए होंगे। आगे भी जल चुका है लेकिन पीछे चूंकि ज़्यादा जला हुआ है, आगे से देखिए सेकेंड फ्लोर से ही वहाँ पर लगाया गया है, वहाँ से लोग पीछे गए हैं। लेकिन फिर भी तमाम लोगों को टीम जो है वो बचा नहीं पाई और बहुत से लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। तो लोग यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर टीम शायद कुछ ऐसी स्थिति होती कि तुरंत वहाँ तक लोग पहुँच पाते तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन हिस्सा पीछे का था जहाँ पर आग लगी। इसकी वजह से लोगों को बचाने में भी वक्त लगा और 8 से 9 लोगों की जान चली गई। जी बहुत शुक्रिया शालिनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई ये बहुत दर्दनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। और जल्दी से जल्दी कैसे मदद लोगों तक पहुंचाई जा सके उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सबक भी है कि जो पीछे की तरफ फ्लैट्स थे 4 फ्लैट्स, वहां पर बहुत तेजी से आग फैली और वहां पर लोगों की जानें भी गई हैं। कुल 9 लोगों की जान गई है और 13-14 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईरानी विदेश मंत्री काजिम की धमकी सामने आई है। काजिम ने क्या कहा है? ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुने या टकराव वाला रास्ता चुने, हम दोनों रास्तों के लिए तैयार है। यानी कि ईरान की पूरी तैयारी है, ये काजिम की तरफ से कहा गया है। और वहीं युद्ध को लेकर ईरानी सैन्य अधिकारी ने एक दावा किया है। अमेरिका के साथ फिर से युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। डील नहीं होने पर युद्ध संभव है, यह कहा गया है ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से। यानी अमेरिका के साथ एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका है। एक और बड़ी खबर यह कि तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अब्बास अरागची में सीक्रेट बैठक हुई है। पेजेश्कियान और अब्बास अरागची के बीच विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शांति वार्ता को लेकर अरागची से पेजेश्कियान नाराज थे, ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ये जानकारी थी कि अब्बास अरागची कई ऐसी जानकारी है जो IRGC और राष्ट्रपति को नहीं बता रहे थे, जिसको लेकर नाराजगी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि अब मामला सुलझ गया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अरागची से इस्तीफा भी मांगा था। तेहरान के बंकर में सीक्रेट मीटिंग हुई है और इसी सीक्रेट मीटिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मामला क्या है? शांति वार्ता की ब्रीफिंग को लेकर विवाद होता है। दरअसल अब्बास अरागची पर स्वतंत्र रूप से काम करने के आरोप लग रहे थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अरागची से इस्तीफा तक मांग लिया था। स्पीकर कालीबाफ भी अरागची से नाराज थे और वार्ता की ब्रीफिंग राष्ट्रपति IRGC को न देने के आरोप अरागची पर लग रहे थे। अब सुलह कैसे हुई? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति भवन के बंकर में बैठक होती है। अरागची ने अपनी गलती यहां मान ली। वार्ता की ब्रीफिंग देने पर अरागची राजी हो गए। बड़ी बातें क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार में मतभेद का दावा किया था। कालीबाफ ने वार्ता की टीम से विवाद के कारण इस्तीफा दे दिया था। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है तो ईरान में भी जबरदस्त हलचल है। सबसे पहले आपको तेहरान ही लिए चलते हैं। सुमेरा खान वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुमेरा, आप ईरान में मौजूद हैं,
लगातार बात हो रही है कि जंग दोबारा हो सकती है। ईरान की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं वहां रहकर आपको? जी देखिए, ईरान की तैयारी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ईरान तैयार है। और ईरान में आपको ये बात आम लोगों के बीच में भी और बाकी तमाम लोगों के बीच में भी, अधिकारियों के बीच में भी आपको ये सुनने को मिलेगी, जहां वो ये कह रहे हैं कि 60 डेज की जो टाइमलाइन थी वो ख़त्म होने के बाद उन्हें लगता है कि कभी भी ये हमला हो सकता है या कभी भी हमला किया जा सकता है। साथ ही वीकेंड है या फ्राइडे है या सैटरडे है तो उनको लगता है और ज़्यादा ये आशंका होती है उनको कि हमला होगा। एयर डिफेंस सिस्टम, मेरे यहाँ रहने के दौरान भी जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन रात में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, क्योंकि कुछ जो ड्रोन्स हैं, कुछ कॉप्टर्स हैं वो दिखाई दिए। और उसके बाद कल रात भी एक बार फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हुए थे, तो एक्टिव मोड में हैं। और जब 60 डेज़ की टाइमलाइन ख़त्म हुई है उसके बाद से रेड अलर्ट मोड में भी हैं, यानी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कोई हमला हो। उसके लिए उनकी अपनी जो तैयारी है उसे पुख्ता किया गया है, अपनी तैयारी को चाक चौबंद किया गया है। शहरों में, बाकी तमाम जगहों पर, हम तेहरान में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस भी लोगों को दिए जा रहे हैं कि वो एहतियात बरतें। रात के समय में किस तरह की एहतियात बरतनी है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर क्या कुछ करना है। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव मोड में हैं, तो तैयारी पूरी है ईरान की, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा। और यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से बार बार दावा करते हैं कि ईरान की लीडरशिप में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ कोई फैसले लेने वाला ही नहीं है, बहुत मतभेद हैं, तो ऐसे में जब आप तेहरान में हैं तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ईरान की लीडरशिप में कोई मतभेद है या सब कुछ एकजुट है? लीडरशिप की जो एकजुटता की बात है या लीडरशिप में किसी तरह का मतभेद है, इसकी जो खबरें हैं वो समय समय पर आती रही हैं। ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ईरान में लोगों का ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव है। ईरान में इसके अलावा भी, यानी अभी युद्ध के अलावा की जो स्थिति है उसमें भी यहाँ पर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं या जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनसे बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ईरान के भीतर, अलग अलग जो खेमे हैं उनके भीतर, वो पहले से भी रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। कुछ सोच के स्तर पर हैं, कुछ किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए उस स्तर पर भी हैं। जहां एक तरफ एक ये पक्ष है कि हमें अभी भी बहुत अग्रेसिव स्टांस रखना है, वहीं दूसरा पक्ष है जो एक अलग तरह के रास्ते को इख्तियार करने की बात करता है। तो ये पहले से रहा है। ईरान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात कह दी जाए और उसी सोच पर, उसी नज़रिए पर हर जो पक्ष है वो खड़ा रहे। ऐसा ईरान में पहले भी नहीं था, ऐसा ही ईरान में अभी भी है। लेकिन ये जो मुद्दा है, यानी युद्ध का जो मुद्दा है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो युद्ध वो लड़ रहे हैं, जो उनका कहना है कि हम उनके खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं, हम पर ये हमला किया गया है, हमारी धरती पर हमला किया गया है, इस मुद्दे में सब एकजुट हैं, उसमें मतभेद दिखाई नहीं देता। खास तौर पर अगर किसी तरह के मतभेद थे भी तो आयतुल्ला अली खामनेई जिस तरह से मारे गए, उसके बाद जो लीडरशिप में लोगों को जिस तरह से ख़त्म किया गया इजराइल और अमेरिका के हमलों में, उसके बाद ये जो डिसेंट था वो और कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, एकजुटता बढ़ी है। ख़ास तौर पर इस मुद्दे पर, इसको किस तरह से आगे डील करना है उस पर मतभेद हो सकते हैं कुछ मुद्दों पर, लेकिन उसको लेकर भी जो काउंसिल है उसी का जो नज़रिया है वही आगे रखा जाएगा। और मुज्तबा खामेनेई, आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई का ही जो लफ्ज़ है वो आखिरी लफ्ज़ होगा। ये ईरान में साफ तौर पर दिखाई देता है, ये पक्ष सामने आता है। बिल्कुल, यानी मतभेद जो हैं वो आपसी तौर पर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग का सवाल है उस पर कोई मतभेद ईरानी कमांडर्स में, सुप्रीम लीडर्स और उनके नीचे जो लोग मौजूद हैं उसमें नजर नहीं आ रहा है। सुमेरा, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, ईरान पर फिर कर सकते हैं हमला। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी का सिलसिला जारी है ईरान के लिए। और इधर ईरान जंग के बाद अमेरिका ने वॉर बिजनेस शुरू किया है। खाड़ी देशों को अमेरिका से हथियार मिलेंगे और 82,000 करोड़ के हथियार अमेरिका बेचेगा। दरअसल ईरानी हमलों के बाद खाड़ी देशों में डर पैदा हुआ। खाड़ी देश सैन्य तैयारियां मजबूत करने में जुट गए और इस बीच ही ये बड़ी खबर है कि 82,000 करोड़ के हथियार अमेरिका बेचने वाला है और अब वॉर बिजनेस करेगा।
तो देखिए, खाड़ी देशों में डर और अमेरिका का युद्ध व्यापार जोरों पर। कितने करोड़ के हथियार बेचेगा अमेरिका? एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। 82,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की तैयारी हो रही है। किन देशों को यह हथियार बेचे जाएंगे? कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, वो तमाम खाड़ी देश जो कि ईरान के हमलों का शिकार हुए। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और नतीजा, खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। किस देश को सबसे ज्यादा हथियार मिलेंगे? कतर को सबसे ज्यादा 35,000 करोड़ के हथियार मिलेंगे। कतर 35,000 करोड़ के हथियार खरीदेगा। कौन कौन से हथियार हैं? देखिए, मिसाइल इंटरसेप्टर है, पैट्रियट सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, एडवांस रडार सिस्टम, ये खरीदे जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है और एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मेजर जनरल जे.के. बंसल, किस तरह से आप देखते हैं इस आंकड़े को? क्योंकि कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि डिफेंस लॉबी के दबाव में ही ये जंग छेड़ी गई। असल मकसद तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों के हथियार जो हैं वो दुनिया भर में सप्लाई हो। और अब ये जो आंकड़ा सामने आया है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 8.5 बिलियन डॉलर के हथियार अभी गल्फ कंट्रीज़ को बेचे हैं। लेकिन ये युद्ध जिस वजह से शुरू किया गया है, मुझे नहीं लगता कारण उसका ये है कि अमेरिका जितने भी हथियार की डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहा, यूरोपियन कंट्री तक को नहीं दे पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा उनका मार्केट भरा हुआ है तो उसके लिए हथियार की वजह से नहीं किया गया। ये तो एक अमेरिका ने जो देखा है कि ईरान की एक जिद थी न्यूक्लियर वेपन को बनाने की और इजराइल का भी प्रेशर था, और अगर ये युद्ध नहीं होता तो ईरान कभी भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता था, जिस तरह की तैयारियां ईरान ने की हुई थी। और अब देखने को ये मिला है कि अमेरिका भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ईरान जो कि हमले से गल्फ़ के कंट्रीज़ को, तो उन्होंने अपने हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं ईरान अमेरिका से। और इजराइल ने भी अपना जो आयरन डोम यूएई को दे दिया है। इसके अलावा अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी विजिट किया था गल्फ़ कंट्रीज़ को, और वो भी उनको रक्षा में सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम और जो टेक्निक डेवलप की है यूक्रेन ने, उसको इजराइल और अमेरिका के साथ में मिल करके ईरान को ध्वस्त करने के लिए ये एक तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अब ये चिंता सता रही है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। वो कहते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर में ईरान अब एक किम की तरह से है, जैसे किम सबको डराता रहता है, इसी प्रकार से ये अमेरिका के ना जाने के बाद में तो और ज़्यादा जो इस तरह का सिस्टम आएगा। तो इसलिए अभी अपनी रक्षा के लिए जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको हथियार लेना और सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए अब वो ये भी चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर किया जाए। तो यही मौका है जब अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करा सकता है। अगर इस समय नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और ईरान हर बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन देने को तैयार नहीं है और हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार नहीं। तो वो प्रपोजल जो देता है बार बार 14 पॉइंट्स में भी वो क्या देता है? अपने फ़ायदे की बात करता है। जो असली मुद्दा है उस पर तो आता ही नहीं है सर। ईरान में न्यूक्लियर वेपन तो आ ही नहीं है। एनरिच्ड यूरेनियम की बात है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका ये चाह रहा है कि उसे सौंपा जाए, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उस पर तो बाद में बात होगी, पहले इन मुद्दों को सुलझाया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सबसे पहले बात होनी चाहिए। ग्रुप कैप्टन पांडे सर, जिस तरीके से युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया, ये देखने को मिला कि इजराइल और अमेरिकी बेसिस से ज्यादा खाड़ी देशों पर हमले हुए थे। और कितना भी हो, ये समझ में आ गया है खाड़ी देशों को कि अब उन्हें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए हथियार लेने ही होंगे। अभी हमने देखा इजराइल से आयरन डोम गया, यूएई ने उसको लिया है, तो कहीं ना कहीं वो जो डर था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसका फायदा किसे हो रहा है? अमेरिका को। देखिए, निश्चित रूप से पूरा विश्व को विदित है कि अमेरिका एक पुराना खिलाड़ी है, अपने व्यापार के लिए हथियार बेचने में माहिर है और इसलिए वो हमेशा नए नए हथियार ईजाद करता है ताकि लोग उसको खरीदें। अब बात ये हो रही है कि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र का, मिडिल ईस्ट रीजन का इकोनॉमिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब है। ऐसे हालात में अमेरिका ने कहा भाई तुम्हारे पर अटैक हुआ है तो हथियार नहीं ले रहे हो, क्या हो गया? और फिर इसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। और सोचिए कि जो 8.4 बिलियन डॉलर्स का जो ये असला दिया जा रहा है ये देशों को, उसकी जो कांग्रेस ने अभी क्लियरेंस नहीं लिया है, उसको बाईपास करके ये डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है कि
कि ठीक है आप दीजिए, और निश्चित रूप से पेट्रॉइट और बाकी जो डिफेंस सिस्टम है और एडवांस किट, जो एडवांस प्रिसीजन गाइडेड किट जो है वेपन सिस्टम्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उनकी मारक क्षमता बढ़े, लेकिन देखना ये होगा कि ईरान जो तैयारियां कर रहा है उसके मुकाबले कितना साबित होती है, क्योंकि ये जो सीज फायर हुआ है इसके बीच में जो CNN की रिपोर्ट है ये कहती है कि सैटेलाइट पिक्चरें मिली हैं जिसमें कि जो मिसाइल और उनके दूसरे लॉन्चर्स जो थे जो धंस गए थे अटैक में, एयर स्ट्राइक में जो डैमेज हुआ था उसके नीचे जो दब गए थे उनको निकाला जा रहा है और उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो उनके ड्रोन वेजिंग कैपेबिलिटीज और मिसाइल लॉन्चिंग के पैड्स इनको दोबारा करके वो खड़ा कर रही है, सैटेलाइट इमेजें बहुत साफ बता रही है। साथ में अमेरिका भी तैयारी कर रहा है अपने उस मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हमें पता है कि वहाँ पर जो है एडिशनल फौज भेजी जा रही है, वेस्ट जर्मनी से जो है फौज वहाँ से विड्रॉ की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम और फौजें निकालेंगे और वहाँ पर और स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि जो जमीन पर तो हो रहा है नो वॉर नो पीस, यानी कि युद्ध भी नहीं हो रहा और शांति भी नहीं है। ये एक दुविधाजनक स्थिति है जिसको जितना जल्दी शांत नहीं किया गया तो पूरा विश्व इसकी आग में झुलसता रहेगा। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ईरान की तैयारियों की, लेकिन ईरान में तबाही भी तो हुई है। जो 40 दिनों तक जंग चली उसमें ईरान में जबरदस्त बमबारी हुई। सीधे एक बार फिर आपको ईरान के तेहरान लिए चलते हैं जहां से सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी सहयोगी TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर मौजूद है। तेहरान में तो सबसे ज्यादा बमबारी हुई सुमेरा 40 दिनों की जंग के दौरान। इस वक्त वहां पर आप मौजूद हैं, आप जब वहां पर पहुंची तो आपने देखा क्या अभी भी वो तबाही के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं या फिर उनको दुरुस्त कर लिया गया? जहाँ तक ईरान में हुए डिस्ट्रक्शन की बात है तो देखिए बहुत हमले किए गए हैं, लेकिन आपको ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो दिखाई देता है। जैसे हमने करा जो ब्रिज है B1 ब्रिज, वहाँ हम गए तो वहाँ पर जिस तरह का नुकसान हुआ था उसे अभी तक भी ठीक नहीं किया जा सका है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। हमने पूछा कि क्या टाइमलाइन है, आप कब तक इसे ठीक कर देंगे या आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लगेगा, तो उनका ये कहना था कि ये हम नहीं आपको बता सकते या ये हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, हम सक्षम हैं, हम इसे बिल्ड कर लेंगे। लेकिन ऐसा है कि कुछ इमारतें आपको दिखाई देती हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत तायत में ऐसी इमारतें आपको नहीं दिखाई देती हैं। अभी ख़ास तौर पर हम एक इस तरह के हिस्से में भी हैं जहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, सब कुछ रीबिल्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो अहम है उसे बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है। ऐसी जगहें जहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ है हम वहाँ गए हैं और वहाँ पर इमारतों के शीशे टूट गए थे, वहाँ इमारतों को नुकसान हुआ था। तो अब बहुत हद तक 99% आप ये कह सकते हैं कि वो इमारतें रिपेयर कर ली गई हैं, ठीक कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से रीबिल्ड कर लिया हो या बहुत आपको बिल्कुल डिस्ट्रक्शन ना दिखाई दे ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो परिवार हैं जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, सिविलियंस हैं, उनको सरकार ने अपने खर्चे पर होटल्स में रखा है, इमारतों में रखा है। एक होटल जहाँ पर लगभग 600 परिवार रह रहे हैं, इसी तरह से कई और जो होटल्स हैं, कई और जो इमारतें हैं, उनमें लोगों को रखा गया है तब तक जब तक कि उनके घर बनकर तैयार होंगे। इनका खर्चा, इनके रहने का खर्चा सरकार उठाएगी। तो इस तरह के प्रबंध भी लोगों के लिए किए गए हैं और अभी भी लोग वहाँ रह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ भी जाएं और वो स्टोरीज भी आपके सामने लाएं। तेज़ी से रीबिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से रीबिल्ड कर लिया गया हो ये नहीं कह सकते। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ईरान में जोरों पर चल रहा है, लेकिन अभी भी तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और सुमेरा, आप आयतुल्लाह अली खामनेई के घर भी पहुंची थी, वहां पर क्या मंजर नजर आया वो भी आगे हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेहरान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, युद्ध से ईरानी सत्ता और मजबूत हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। खामनेई के बाद IRGC का प्रभाव बढ़ गया है, सत्ता पर IRGC की पकड़ मजबूत हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का प्रभाव बरकरार है और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ईरान को लेकर अमेरिका से यह खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। भारी हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता कायम है। सबसे ज्यादा ताकत अब IRGC के पास है, वो IRGC जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। युद्ध के बाद IRGC का ईरान पर ज्यादा कंट्रोल नजर आ रहा है। नेतृत्व धराशायी, लेकिन शासन की संरचना अटूट है। खामनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शासन की संस्थाएं सक्रिय रहीं और कंट्रोल बरकरार रहा।
ईरान कमजोर हुआ है, लेकिन शासन पहले से ज्यादा कठोर नजर आ रहा है। ईरानी शासन और ज्यादा कट्टर रुख अपना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार नजर आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जेके बंसल साहब, ऐसे में युद्ध 2.0 फिर से छिड़ेगा, इसके कितने आसार नजर आते हैं, या फिर एक ईमानदार कोशिश दोनों ही तरफ से नजर आती है कि अब जंग की कम से कम नौबत ना आए? देखिए, ये युद्ध जरूर होगा, क्योंकि जो ईरान तैयार नहीं है न्यूक्लियर मटेरियल देने के लिए, और अमेरिका का पहला पॉइंट ये है, उसका मकसद ही ये था कि ईरान से न्यूक्लियर मटेरियल ले लिया जाए। हाँ। ईरान ने एक उल्टा और कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसमें मार्क रूबियो ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल कर रहा है ईरान। अगर उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल हो जाता है तो वो फर्दर ब्लैकमेल करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है ये युद्ध होगा। और जिस तरह की बातें जो कट्टरवादिता है, जिसमें जो अभी IRGC का प्रभाव बढ़ा है, और जैसे आपने भी बताया कि जो पेजेश्कियन हैं वो एक मॉडरेट किस्म के हैं, और अरागची के ऊपर में भी जो पहले ये बात हुई थी, क्योंकि अरागची ने कहा था कि हॉर्मुज खुल गया है, अगले दिन IRGC ने कहा कि नहीं, ये खुलेगा नहीं, बंद होएगा। तो उस बात को देखते हुए IRGC ही वहाँ पर सारे शॉट कॉल कर रही है। अगर आप देखें कि काली बाफ को भी हटना पड़ा था टॉक से, तो अब लेकिन सर, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो ज्वाइंट डिसीजन था, जो कि अमल में भी लाया गया, वो तो यही था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर हालात बदलते हैं, अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट किया जाता है, और उसके जवाब में फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान बंद कर देता है। तो अमेरिका ने भी तो ब्लॉक किया हुआ है। ये तो अमेरिका के बंद करने से पहले ही कर दिया था जो IRGC ने। और IRGC का ये अभी इस कंट्रोल को देखते हुए उसने सोचा, अरागची ने, कि मैं IRGC की तरफ झुक जाता हूं, और डायरेक्ट रिपोर्ट IRGC को जो करने लगा, उससे पेजेश्कियन नाराज हो गए। और पेजेश्कियन की तो कोई बात पहले भी नहीं सुनता था, उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया था, वो IRGC ने कट कर दिया था। अब पूरी शक्ति जो है वो IRGC के पास में है। जितने भी ये प्रशासन है, जितने भी नेता हैं, वो भी IRGC के ही ट्यून पर नाच रहे हैं। सारा कुछ जो है वो उनके हाथ में एक तरह से। और जो वहाँ की असली फौज है, आर्टिसा, जो एक ईरान की असली फौज है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। तो काफ़ी चांसेज हैं कि बगावत भी हो सकती है, क्योंकि उनके साथ उनके सोल्जर्स हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है हॉस्पिटल के अंदर में। सर, ऐसे तमाम दावे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी किए गए हैं कि प्रभाव IRGC का बढ़ गया। लेकिन बड़ी बात सर यहाँ पर यह भी है कि 24 घंटे के लिए ब्लॉकेट खत्म किया गया था ईरान की तरफ से, लेकिन फिर अमेरिका ने नाकाबंदी की, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था सीज फायर के दौरान ईरान की तरफ से। इस पर आगे और चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान से पाकिस्तान में तेल की तस्करी, बड़ी संख्या में तेल तस्कर ईरान पहुंचे हैं। ईरान में ऑयल स्टोरेज फुल होने के कारण संकट। ईरान ने पाकिस्तानी तस्करों के लिए बॉर्डर खोला है। नाकाबंदी के कारण ईरान की तेल सप्लाई फिलहाल बंद है, और उसी दरमियान ये खबरें आ रही हैं। तो ईरान से पाकिस्तान में तेल तस्करी, खबर क्या है पूरी? बलूचिस्तान में ईरान सीमा के पास तेल की तस्करी की खबर है। तेल की तस्करी का सेंटर बना सरहदी इलाका, बॉर्डर का इलाका। पाकिस्तानी तस्करों के लिए ईरान ने बॉर्डर खोला। अब आपको बताते हैं कि पहले किस तरीके से यहां पर खबरें आ रही थी और अब क्या हालात हैं। तस्करों को ईरान गिरफ्तार करता था, लेकिन तस्करों को अब खुली छूट दे दी गई है। यह अंतर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी खतरा है। अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश अब की जा रही है। पहले खतरा लगता था, इसलिए गिरफ्तारी होती थी और रोका जाता था, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि ईरान में ऑयल स्टोरेज पूरी तरह से फुल हो गया है। नाकेबंदी की वजह से तेल का निर्यात बंद है। ऑयल प्रोडक्शन रोक नहीं सकता है ईरान, ये उसके सामने बड़ी मुश्किल है। सरप्लस तेल की पाकिस्तान में तस्करी हो रही है, ये एक बड़ा रीजन है। पांडे सर, ईरान से पाकिस्तान में जिस तरीके से तेल तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में तेल तस्कर यहां पर पहुंच रहे हैं और इल्लीगली यहां पर तस्करी की जा रही है और निर्यात करने की कोशिश तेल को की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्टोरेज फुल हो चुका है और ईरान के पास जगह ही नहीं है कि वो अब ऑयल को स्टोर कर पाए। तो इस तरीके से अब तेल को खपाने की कोशिश की जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मरता क्या न करता वाली स्थिति में है।
अब जो इलीगल तस्करी थी वो लीगल तरीके से उसको अलाउ किया जा रहा है। ये साफ बताता है कि बेबस हो गया है ईरान, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी जैसा कि हमने अभी आप लोगों ने बताया, तो अब जो फ्लोटिंग टैंक जो स्टोरेज थे, यानी कि जो वाटर कंटेनर्स थे, जो टैंकर्स, उनको भी खाली करके उसमें ऑयल भरा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ऑयल प्रोडक्शन तो बंद नहीं हो रहा, जबकि वो पहले जो जाता था ऑयल 130 टैंकर एवरेज पर डे निकलते थे, और बीच में तो 145 टैंकर भी निकले हैं एक दिन वहाँ से, ये जब शुरू है ब्लॉकेट 11 अप्रैल के पहले। तो ये ऐसी स्थिति में वो तेल कहाँ स्टोर करें? अब उनके पास कहा जा रहा, जो अनुमान है कि लगभग 15 से 20 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी और बची है। तो चाहते हैं जो भी तेल निकले वो जितना जल्दी निकल सके निकले। और भारत का भी एक सर्वशक्ति जो टैंकर है वो भी वहाँ से निकला है कहा जा रहा है, और वो भारत पहुँचेगा। ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो तेल और बाकी जो LPG की शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो तथाकथित कही जा रही है, उस पर उसका एक नीचा निकलेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं कि ये जो ईरान और यूएस के बीच में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब ये बम बनाए, एटम बम बनाए, उसके पहले भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक गुप्त लाइन है जो जिससे कि ऑयल सप्लाई करता रहा, लेकिन उसमें मात्रा इतनी कम है कि वो उसको जो हम जब बात कर रहे हैं मिलियन लीटर्स में, बैरल्स में, उस कंडीशन में छोटा अगर 10-15 हज़ार लीटर निकल गया वहाँ से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ड्रॉप इन ओशन, तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप। तो अब देखना ये होगा कि ईरान जो है किस प्रकार से इसका फैसला करता है। और जो अब देख रहे हैं कि शांति वार्ता की बात चल रही है, वो मुख्य कारण इसका यही है कि ईरान परेशान है कि हम ऑयल कहाँ स्टोर करें, क्योंकि एक बार अगर उनके वो कुएं बंद हो गए, उसको चालू करने में उनको महीनों क्या सालों लग जाएंगे। और बिल्कुल सही बात है। और एक बार तो अमेरिका धमका ही चुका है कि ईरान की जो तेल पाइपलाइनें हैं वो फटने वाली हैं जल्दी। ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कुल मिलाकर चारों तरफ से ऐसी स्थितियां बनाई गई हैं अमेरिका की तरफ से कि ईरान बेहाल हो जाए और सरेंडर कर दे। लेकिन सरेंडर का कोई सवाल अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 14 शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, उसका भी हम आपके सामने जिक्र करते हैं। जल्दी से आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका को भेजा है 14 पॉइंट का प्रस्ताव। यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया गया है। हॉर्मुज़ में नाकेबंदी जल्द खत्म की जाए, दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिले, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो, ये ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई। और इन ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब भी आया है। जो प्रस्ताव में 14 पॉइंट्स हैं, उन सूत्रीय मांगों को लेकर जवाब आया। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए कहा है। लेकिन लिखा है कि लगता नहीं है प्रस्ताव स्वीकार होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार किया है, ईरान को और कीमत चुकानी होगी।